बढ़ रहे सुसाइड के मामले के कोटा में स्टूडेंट की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जेईई की तैयारी कर रहे एक कोचिंग स्टूडेंट ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। उड़ीसा का रहने वाला अभिजीत गिरी अप्रैल 2024 में से कोटा में रह रहा था और पंखे में हैंगिंग डिवाइस की नहीं लगा हुआ था और फिलहाल सुसाइड के कारण मामले अभी साफ नहीं हो पाए हैं। बता दें कि 16 जनवरी को रात 8 बजे मेस वाला टिफिन देने आया तो अभिजीत ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद 2-3 स्टूडेंट के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा गया तो अभिजीत पंखे से लटका हुआ था। एएसआई लाल सिंह तंवर ने बताया कि गुरुवार रात को 8:30 बजे सूचना मिली कि अंबेडकर कॉलोनी में जैन विला रेजिडेंसी हॉस्टल में माफ कीजिएगा एक जेई स्टूडेंट ने पंखे पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हॉस्टल मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि अभिजीत अप्रैल 2024 से इस हॉस्टल में रह रहा था और जेई की तैयारी कर रहा था। 15 जनवरी को किराए के लिए बात हुई थी, तब अभिजीत ने कहा था कि मैं 1 महीना और यहां रहूंगा। बता दें कि कोटा में पिछले 10 दिन में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का ये तीसरा मामला है और इससे पहले 7 जनवरी और 8 जनवरी को भी 2 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। 7 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नीरज जाट ने जवाहर नगर क्षेत्र में अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे के कुंडे से लटक कर सुसाइड किया था और 2 साल से कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था। 8 जनवरी को विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गुना के रहने वाले अभिषेक लोधा ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। वो कोटा में रहकर जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था। इस छात्र के हॉस्टल में भी पंखे में हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा नगरी का सुसाइड का सिलसिला क्यों यहां पर नहीं थम रहा है। कोटा आत्महत्या की फैक्ट्री क्यों बन रही है। बड़ा सवाल यह कि आखिर स्टूडेंट के सुसाइड करने की वजह क्या है, पढ़ाई का दबाव या कुछ और। कोचिंग सिटी में सरकार की गाइडलाइन की पालन क्यों नहीं की जा रही है। आखिर कोचिंग सिटी में हालत कब बदलेंगे। आज इसी मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट पे हम करेंगे। हमारा यही मुद्दा इसी पर केंद्रित रहेगा। जयपुर से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये वाजिब सवाल है कि आखिर चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में साल 2025 के शुरुआत से ही कितने स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो ये आपको बता दें कि जनवरी की बात करें, गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला जेई का स्टूडेंट, चलिए हम आपको ग्राफिक पढ़ के बता देते हैं। नीरज जाट ने हॉस्टल्स में सुसाइड कर लिया था। फिर इसके बाद 8 जनवरी गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला जेई स्टूडेंट अभिषेक पीजी में पंखे से लटका हुआ मिला। फिर इसके बाद 16 जनवरी को उड़ीसा के रहने वाले जेईई स्टूडेंट अभिजीत गिरी ने हॉस्टल में पंखे से लटका हुआ मिला और सुसाइड कर लिया। अब ये सवाल अब समझ से परे लग रहा है कि आखिरकार लगातार बच्चों पर क्या किसी प्रकार का यहाँ कोई मानसिक दबाव पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। चलिए अब आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं कि कोचिंग सिटी में साल 2024 में कितने स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। तो कोचिंग सिटी की बात करें, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले नीट स्टूडेंट मोहम्मद जैद हॉस्टल में फंदे से लटका हुआ मिला था। इसके बाद 31 जनवरी की बात करें तो जेई स्टूडेंट निहारिका ने सुसाइड कर लिया था और इसके बाद 2 फरवरी उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले नूर मोहम्मद ने सुसाइड किया। वो कोटा में ऑनलाइन पढ़ाई करता था। इसके अलावा अगर बात करें तो 13 फरवरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले जेई स्टूडेंट शुभ कुमार चौधरी ने सुसाइड कर लिया था। फिर इसके बाद 20 फरवरी के मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले जेई स्टूडेंट रचित का शव जंगल में मिला था। फिर इसके बाद 6 मार्च में बिहार के भागलपुर के रहने वाले जेई स्टूडेंट अभिषेक ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया था। 24 मार्च उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले नीट स्टूडेंट
उरूज ने सुसाइड कर लिया था। और 28 अप्रैल हरियाणा के रोहतक का रहने वाला नीट स्टूडेंट सुमित फंदे से लटका मिला। फिर वही 30 अप्रैल की अगर बात कर ले तो धौलपुर के रहने वाले नीट स्टूडेंट भरत राजपूत ने फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। और 5 मई की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले नीट स्टूडेंट बख्शा तिवारी ने बिल्डिंग की गैलरी से कूदकर आत्महत्या कर लिया। और इसके बाद 15 जून की बात कर ले तो बिहार के मोतिहारी निवासी आयुष जायसवाल ने कमरे के रोशनदान में फंदा लगा लिया। और 4 सितंबर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मथुरा निवासी परशुराम ने जवाहर नगर इलाके में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वो नीट की तैयारी कर रहा था। 16 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी आशुतोष चौरसिया ने दादाबाड़ी इलाके में सुसाइड किया था। 22 नवंबर जेई स्टूडेंट ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था। वो एमपी का रहने वाला था। 20 दिसंबर वैशाली बिहार के रहने वाले जेई स्टूडेंट मयंक ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। यानी ये जो कहानी है सुसाइड की, ये बड़े लंबे समय से चली आ रही है। वैसे में सवाल, कई गंभीर सवाल है। क्या बच्चों के मानसिक स्थिति पर किसी प्रकार का कोई दबाव होता है? क्या बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनके दिमाग पर लोड दे दिया जाता है, या कंपटीशन, या माँ बाप की जो इच्छा होती है, सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत काबिल हो, और इसको देखिए कॉम्पिटिट बहुत करते हैं माँ बाप। कहीं ये तो नहीं है? सवाल बड़े गंभीर है। देखिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और हमारे देश का भविष्य अगर खतरे में है, बच्चे इतने कमजोर होते हैं, दिल दिमाग से इतने कमजोर होते जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? कोचिंग में सिर्फ बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम नहीं, कोचिंग संस्थान को भी ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटी कमाई करने के लिए आप स्कूल चलाइए, कोचिंग चलाइए, बच्चों पर आप इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर दीजिए जो उनको कुछ समझ में ना आए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। वैसे नहीं, किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है, सिलेबस का बोझ बढ़ता जा रहा है, बच्चे उसके नीचे दबे जा रहे हैं, कंपटीशन इतना हार्ड होता जा रहा है, कट ऑफ ये हो रहा है, और कोचिंग सेंटर लगातार ये अपने आप को अव्वल शानदार घोषित करने के लिए, बेस्ट कोचिंग घोषित करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर दे रहे हैं? कई सवाल हैं। सवाल अब हम पूछेंगे, और चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोनिया राठौर जी हमारे साथ कोचिंग संचालक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एमएल अग्रवाल जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। चर्चा की शुरुआत एमएल अग्रवाल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि कोचिंग सेंटर, खासकर कोटा जो है वो सुसाइड सेंटर बनता जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा आत्महत्या करने लगे। क्या बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, या वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा उनको प्रेशर दिया जाता है कि कोचिंग सेंटर की तरफ से अव्वल आने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, जिसका एक प्रतिरूप है, जिसका एक नतीजा आप देख रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं इसको लेकर? अनम्यूट कीजिए अग्रवाल साहब। एमएल अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं आ पा रही है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं। सोनिया राठौर जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या कोचिंग संस्थान बच्चों पर इतना ज्यादा वर्कलोड दे देते हैं, इतना पढ़ने पर, इतना पढ़ाई का इतना दबाव दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसको झेल नहीं पाता, और उसका ही एक नतीजा है कि कोटा में आए दिन सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं? क्या मानती हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोचिंग संस्थान कोई दबाव या प्रेशर नहीं देता है। कोचिंग संस्थान तो अपना सिलेबस कवर करता है, बट ये जो सुसाइड्स में है, हम खुद बिजनेस में है सेम, हम देखते हैं कि माँ बाप की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं आजकल बच्चों से। माँ बाप बच्चों को हर हालत में आईआईटी
जेई टॉप, नीट क्लियर करना, एनी हाउ कंडीशन में चाहता है बच्चे। पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा है, साइंस लिया है तो उसको आईआईटी करना ही है। पेरेंट्स को एटलीस्ट बच्चे की भावनाएं भी समझनी चाहिए कि बच्चा, उसकी क्या मेंटेलिटी है। हो सकता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स को बच्चे के साथ में टाइमली फॉलो थ्रू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी अपेक्षाएं बच्चे पे अननेसेसरी डाल दें। आजकल ज्यादातर बच्चा पेरेंट्स की अपेक्षाओं का ही शिकार हो रहा है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा लेते हैं, जबकि बच्चा हर फील्ड में भी और भी अच्छे अच्छे काम कर सकता है। हम्म। फिर पेरेंट्स बच्चे के साथ में, बच्चे को पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने कोटा रख दिया, इट मीन मेरा बच्चा अब आईआईटीएन होकर निकलेगा। पेरेंट्स को टाइमली बच्चों के साथ फॉलो थ्रू करना चाहिए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स देखने चाहिए, टाइम टाइम पर उनसे आकर मिलना चाहिए। और वैसे एक माँ बाप बच्चे को देखते ही पहचान जाते हैं कि मेरा बच्चा किसी स्ट्रेस में है या क्या है। अगर स्ट्रेस में है बच्चा तो तुरंत फ्रेंड के थ्रू से बात करो और क्लियर करो, बेटा कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, अपन तो तू मेहनत कर, रिजल्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेरेंट्स ने ये बोलना चालू कर दिया तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा ठीक है, स्ट्रेस फ्री। आपने पेरेंट्स की तो बात कह दी, लेकिन कोचिंग संस्थान भी तो ये करते हैं कि हमारे कोचिंग के बच्चे अव्वल आए बहुत ज्यादा, तो कोचिंग वाले भी तो कंपटीशन करते हैं, फला कोचिंग सेंटर से मेरा कोचिंग सेंटर बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल, नहीं नहीं, नो डाउट्स। कोचिंग वाला तो सर अपनी मेहनत करेगा ही सही ना, हम्म। आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। कोचिंग वाला तो हर जना अपने बिजनेस में चाहता ही है ना कि वो टॉप करे। नो डाउट्स, हर जना शिक्षा मेहनत करता। एक व्यापार हो गया है, आपके 2 बार बिजनेस शब्द का इस्तेमाल किया, शिक्षा व्यापार है। नहीं सर, शिक्षा व्यापार नहीं है, पर मैडम अब आपने जिस दो लेवल बार पे। कहा कि हमारा बिजनेस, आप यानी शिक्षा क्षेत्र में बाजारीकरण का पूरी तरीके से समावेश हो गया है। सर कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी है, हम्म। ये तो आप लोगों को भी पता है। हम्म। सर कोचिंग अपने तरफ से हर बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहता है, हम्म। पर कोचिंग के साथ साथ कोचिंग एक एक बच्चे पे पर्सनल फॉलो करता है। बट कोचिंग के साथ साथ माँ बाप की भी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि दोनों, बच्चा एक तराजू के दोनों उस पे होता है। एक पूरी जिम्मेदारी जैसे कोचिंग वाले की है, वैसे ही माँ बाप की है। दोनों बैलेंस रहेंगी तो बच्चा बहुत अच्छे से निकलेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती चलिए है, ठीक हम है, हमारे बच्चे को साथ बस। है, ठीक है, मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, मैं समझता हूं एमएल अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिरकार बच्चे मानसिक रूप से कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज तो जो सुसाइड होती है, हम्म। जो डब्ल्यूएचओ का मानना है, उसमें कहीं ना कहीं 90% के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको ट्रीट करना, उसके लिए मैनेज करना, वो भी जरूरी होता है। बायोलॉजिकल कारण होते हैं। हम्म। जैसे अभी और दूसरे फैक्टर्स जो मैंने एनालिसिस किए हैं हम्म। वो है, जैसे अभी मैडम बोल रही थी, बहुत सही है। पेरेंट्स से ही हम चालू करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन विदाउट लुकिंग इन द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। हम्म। बच्चे का दिमाग कहाँ चलेगा, उसका इंटरेस्ट का है, उसको बिना देखे चलते हैं। और जो कोपिंग स्किल्स डेवलप होने की एज में तो उनको बाहर भेजने लग गए आजकल, कोचिंग के लिए भेज देते हैं। अभी जो 18 साल वाला रूल आया बहुत अच्छा है, नहीं तो इतने छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं, कोपिंग स्किल्स डेवलप कहाँ होंगी। कोपिंग स्किल्स डेवलप होती है बच्चों का पेरेंट्स से और रिलीजियस लीडर्स और इनके से होती है। पर उनका यहाँ एक बंद कमरे में रह जाएगा बच्चा, स्किल्स कहाँ होगी। कोचिंग जाएगा, आ जाएगा, ज्यादातर हॉस्टल में रहेगा। तो ये कारण होते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का बच्चा आता है, पहले कहीं नहीं भेजते, सीधा कोटा में भेज देते हैं। तो बच्चों में कई बार सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है, और कई बार बच्चा सेटल हो जाता है, पेरेंट्स में सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। फिर यहाँ आता है, यहाँ पहला टेस्ट होता है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है बच्चों को। क्यों? कि बच्चा जहां भी था, जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में गए, जब से यहाँ आए, जब तक फर्स्ट आ रहे थे, फर्स्ट 5 में आ रहे थे, रैंकिंग लेते रहते, लेकिन जब सारे रैंकर हिंदुस्तान की कोटा में इकट्ठे हो जाते हैं, हम्म। तो वो जब उसका बच्चा का रैंकिंग आने वाले का एक 600 700 1000 में जब रैंक आती है, तो क्योंकि रैंकर्स में कंपटीशन हो रहा है, तो उस समय बच्चे के माँ बाप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बच्चा भी आ जाता है। हम्म। तो उसके बाद में चलते हैं, बच्चा यहाँ आता है, बिजी शेड्यूल होता है, वहां से अपने बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स वहां से घर से लेके आते हैं, यहाँ पे कोई हिस्ट्री दे के नहीं जाते उन बच्चों में। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऐसे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट में हैं, उनको बता के नहीं जाते, यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, इश्यूज होते हैं। कोचिंग यहाँ बच्चा आता है,
सेपरेशन एंजाइटी होती है, उसके बाद जो है पेरेंट्स का प्रेशर। हर बच्चे, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे, 60 बच्चों में सेकंड रैंक आने वाली मदर ने भी मेरे को कहा कि नहीं, इसका दिमाग कमजोर है, कुछ तो दो इसको दिमाग बढ़ाने के लिए। ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन कुछ पेरेंट्स की देखने मिलता है। हर एक को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, बच्चे में क्या है उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते। बच्चा वहां से आता है कंपनसेटेड चल रहा होता है, यहाँ आता है स्ट्रेस उसका जैसे घड़ा होता है, भरा हुआ है घड़ा, और उस घड़े में उजल नहीं रहा, ठीक है। पर उसमें थोड़ा सा भी पानी और डालें उजलने लग जाएगा। बच्चा वहां से कंपनसेटेड चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ आते ही सारा स्ट्रेस उस पर आ जाता है। उसको पढ़ाई भी मैनेज ठीक करनी है। है, हॉस्टल भी ठीक है मैनेज सर, आपकी करनी है, बात होगी। खाना भी मैनेज ठीक है करना, सर। हर चीज उसको मैनेज करनी पड़ती जी है। सोनिया जी, उसके एक मेरा टाइट ठीक है सर, ठीक है जी सोनिया जी, एक मेरा सवाल आपसे। देखिए, कोचिंग संस्थान में जब बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणांचल के होते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से होते हैं, तो वो अलग अलग, और कुछ बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, बहुत होनहार नहीं होते। क्या कोचिंग संस्थान जो बैच चलाता है, तो उनको भी एक बोलते हैं कि अलग से ये बच्चा बहुत होशियार है, उनको उसके साथ रखा जाए, या इस बच्चों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको अलग बैच में रखा जाए, या सभी तरीके के बच्चे एक ही बैच में चले पढ़ते हैं? तो क्या क्राइटेरिया आप लोग फिक्स करते हैं? सर देखिए, जब बच्चा कोटा में आता है स्टार्टिंग में, तो सभी बच्चों को एक कॉमन बैच में रखा जाता है। उस कॉमन बैच के बाद में जो जैसे जैसे बच्चे का टेस्ट होता जाता है, उसका इवेल्युएशन करके अलग अलग बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उन पे अलग मेहनत होती है, जो बिल्कुल डाउनग्रेड होते हैं उनको बिल्कुल बेसिक से उठा के पूरी मेहनत करवाई जाती है। ये बहुत, कोटा इस चीज के लिए बिल्कुल बहुत फेमस है कि बच्चे के हर लेवल तक के बच्चे तक टीचर पहुंचता है, और उसके बेसिक्स को क्लियर करते हुए बच्चे को ऊपर तक लेके जाता है, और इसका सुधार बच्चे में नो डाउट होता है। फिर जब नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होता है, तो वो जो बच्चा बिल्कुल लो पे था, वो अपने आप अपनी रैंक अपग्रेड करके अपर बैचेस में जाता जाता है। यही होता है। पर सर मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे किसी भी बच्चे की रैंक डाउन हुई, पेरेंट्स का प्रेशर, हम तेरे पर इतने पैसे लगा रहे हैं, तू पढ़ नहीं रहा है। अरे भाई देखो तो सही, एक ही टेस्ट हुआ है, अभी तो पूरा सेशन बाकी है। थोड़ा एक्सपेक्टेशन लो रखो। जब हम भी पढ़ते थे, अप डाउन होते थे, बच्चे को पहले ही बच्चा अकेला रह रहा, उसको फेस तो करने दो सिचुएशंस। उसके साथ जहां तक आजकल जो सिचुएशंस हो रही है ना, बच्चा आजकल पेरेंट्स से दूर और मोबाइल के नजदीक हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि पेरेंट्स छोड़ देते हैं महीने में, कुछ पेरेंट्स तो आई थिंक 6-6 महीने में आकर मिलते हैं बच्चे से। 6 महीने में आके न तो बच्चे की फेस एक्टिविटी देख सकते, न उसकी मोबाइल एक्टिविटी देखते। तो पेरेंट्स का जब इतना वो है बच्चे से एक्सपेक्टेशन, तो आप ही का बच्चा, उसको देखो तो सही, समझो तो सही। अगर उसकी रैंक भी डाउन हुई है तो क्यों डाउन हुई है, तो बेटा तू क्या पूछ नहीं पा रहा टीचर से? क्योंकि यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, जो पूरे टाइम वहां बैठते होते हैं हर बच्चे की हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट सेशन पे बच्चे का टेस्ट होता है। जो बच्चा किसी प्रॉब्लम से नहीं उलझ रहा और जो बिल्कुल पढ़ने में डेडिकेटेड है, जिसका लगन है कि मुझे तो पढ़ना ही है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। शुरू के एक दो, क्योंकि कई बार होता है जब बाहर से गांव से बच्चा आया है या शहर से आया है, 3-4 जने मिक्स होते हैं, तो मिक्सअप में टाइम लगता है। नए रूम में, सेटलमेंट में, ईटिंग हैबिट्स में, सब में चेंजेस आते हैं। क्योंकि घर पर जब बच्चा होता है तो पैम्पर में होता है, और यहाँ आके होता है तो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। तो शुरू में बच्चे के साथ अप डाउन होते हैं, पर धीरे धीरे बच्चा लय में आ जाता है। और उसके लिए कोटा से बेहतर वो अच्छा कहीं पर भी नहीं है। कोटा में बकायदा हर बच्चे की अपर लेवल से लेके डाउन लेवल तक की, और डाउन लेवल के बच्चे को डाउन से अपर लेवल तक ले जाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के बैचेस होते हैं। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि, लेकिन आप लोगों ने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश किया? ठीक है, इतना आप लोग अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या बच्चे की कभी काउंसलिंग होती है? कोचिंग वाले कभी कराते हैं कि बिल्कुल बच्चा सर, किस कई मेंटल बार। स्ट्रेस से? क्योंकि अब गार्जियन वाले देखिए, एक तो लेकिन गार्जियन है सर ही है, हम, एक अभिभावक आप बिल्कुल लोग भी हैं। बच्चा आपके पास जाता है, पढ़ता है, लिखता है, तो गार्जियन ये भी समझता है ठीक है, गुरु हमारे यहाँ तो गुरु को और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग प्रोफेशनल से पैसे लेने वाले ही गुरु हैं, आप तो देश के भविष्य को गढ़ रहे हैं, वाले गुरु हैं आप। सर, हम लोग बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 बच्चे पे रखते हैं नजर। और कई बार, एक बार नहीं मैं बता रही हूँ आपको, कई बार हमने पेरेंट्स को कहा है
कि आपका बच्चा नहीं चाहता है कि वो साइंस रखे, आप लोग क्यों प्रेशर दे रहे हैं इसका। कई इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो म्यूजिक में इतना अच्छा कर रहे होते हैं, कई गर्ल्स हैं जो डांस में इतने अच्छे होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा IITian निकले। ये बच्चा जो आपकी बच्ची डांस के इतने अच्छे स्टेप्स कर सकती है, इसे आप कथक की क्लासेस में डिप्लोमा करवाएं, उसमें PG डिग्री करवाएं, उसमें भी बच्चा बहुत अच्छा कर सकता ठीक है, है। एक देश में नाम कमा सकता है। पर पेरेंट्स कहते हैं नहीं सर, हमें तो बच्चे को ठीक है। आपको कहा है, बच्चा दिया है, आप तो साइंसेस पढ़ाओ। ठीक है हम रेगुलर अग्रवाल बच्चे साहब, से ठीक है, ठीक है मैडम, आपकी बात है। अग्रवाल जी साहब, मेरा सवाल आपसे, कहीं जी ये तो वजह नहीं है कि हमारे यहाँ तुलना जो चलती है बहुत पहले से भी, आप लोग भी देखे होंगे जब पढ़ते होंगे कि फला क्या व्यक्ति चीज? का लड़का इतना इंटेलिजेंट है, वो 99 मार्क्स ला रहा है और तुम जो है हम्म इतना कम कर रहे हो। ये भी प्रेशराइज हम्म। करते हैं या ये तुलना करते हैं कि शर्मा जी का लड़का ये हो गया, मिश्रा जी का लड़का ये हो गया, अग्रवाल साहब का लड़का ये हो गया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इस तरीके का भी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जाता है बच्चों पर, वो भी दिक्कत करता है क्या, या कर रहा है? देखिए, ये इस तरह का जो असर है वो पेरेंट्स डालते हैं, कोचिंग में इस तरह का बिल्कुल नहीं डाला जाता है। हम्म। कंपैरिजन ये बच्चों को आजकल तो नंबर भी नहीं बताने की कोशिश की जाती है, रैंकिंग दी जा रही है। तो ये बच्चों को पेरेंट्स जरूर उस पर कई बार डालते हैं इस तरह का, वो बहुत बुरा असर डालता है। पेरेंट्स जब ये इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो वो बच्चे को जरूर उस तरफ ले जाता है, स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। जी। लेकिन केवल उसकी वजह से बच्चा सुसाइड करता है ये मैं नहीं मानता, हम्म। क्योंकि सुसाइड के लिए बहुत सारे और दूसरे कारण होते हैं जो उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। बहुत सारी रीजंस होते हैं सुसाइडल रिस्क के, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। एक देखिए, ये बच्चा यहाँ आता है और बच्चे को इस समय एक तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल जी। चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और तो वो इस समय आते हैं बच्चे में और उनको गाइड नहीं किया जाता। वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को एबनॉर्मल समझते हैं। ये टीचर्स को भी करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए। दूसरा, इस समय जो मोबाइल एडिक्शन है वो एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से सुसाइड हो रही है। इवन मैंने यहाँ तक नोटिस के प्रशासन को भी बताया हुआ है मैंने कि यहाँ पे जो न्यूड पिक्चर्स मंगाई जाती हैं आजकल लड़कियों से, और वो फिर उनको ब्लैकमेलिंग चालू हो जाता है। तो वो न्यूड पिक्चर्स, ऐसे केस हुए हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रही थी, दो लड़की 2 बार कर रही थी, उसको मैंने यहाँ वापस यहाँ से भिजवाया भी था कि वो ये इस तरह से बार बार इस तरह से सुसाइड कर रही है। तो वो उन पिक्चर्स को आगे बेच भी दी जाते हैं। थोड़े दिन पहले सवाई माधोपुर में ऐसी गैंग मिली थी जो न्यूड पिक्चर लेके उसको ब्लैकमेलिंग करती आगे बेच देती थी। तो ये इस तरह के कारण भी उन पर प्रेशर डालते हैं, वो बता नहीं पाते, घर वालों से शेयर नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उनको इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मानसिक बीमारियों में माना जाता है। और जहां तक सुसाइड की बात करें, यूनिवर्सल फिनोमेना, हर 40 सेकंड के अंदर एक सुसाइड से डेथ होती है और 20 गुना ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये इसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं, बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियों के होने की उम्र जो फर्स्ट टाइम ऑनसेट हुआ है, जिनसे सुसाइड की रिस्क बढ़ती है, वो होती है 17 से 28 साल के बीच में। 75% लोगों को फर्स्ट एपिसोड हुआ। यदि उस फर्स्ट एपिसोड में उसको पहचाना नहीं जाता, मैनेज नहीं किया जाता, तो रिस्क बढ़ जाती है। और ऐसा अक्सर देखा गया है। डिप्रेशन सबसे बड़ा किलर है। और उस डिप्रेशन में यदि हम नशे की दवाई लेके या नशा सेवन करके उसको दबाने की कोशिश में, करेला नीम चढ़ा। तो बच्चों में भी आजकल बहुत सारी अपने आप, अभी कल भी मैं देख रहा था कि सप्लाई हो रही है, वहीं पे ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। और वो डिप्रेशन को, स्ट्रेस को दबाने के लिए यदि ये लेते हैं तो करेला और नींद चढ़ने वाली स्थिति हो जाती है। इस तरह संभावना बढ़ जाती है। तो ये इन बीमारियों को ऐसे ऐसे देखा मैंने, बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सुसाइड कर रहे थे और उनकी बीमारी को देखा 3 साल से, 3 साल यहाँ आने से पहले 3-3 साल से थी, घर वालों को पता ही नहीं था। और कई ऐसे भी देखे हैं, घर वालों को पता था, दवाइयां बंद करके यहाँ छोड़ गए, उसने 10 दिन में इतना हंगामा मचाया, सुसाइड की तरफ जा रही थी, पता नहीं उसको इंसाइट आई और नेट पे मेरा नंबर देख के आ गई। घर वालों को बुलाया, उसको हैंड ओवर किया, बताया कि इसका पहले लखनऊ में सही इलाज चल रहा था, उसको आपने क्यों बंद कर दिया, उसकी वजह से ये इस तरह से हुआ। तो इस तरह की चीजों के कारण होते हैं। और वो यहाँ ही नहीं होते। अब 2 लाख बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो 12 से ज्यादा, जो 1 लाख के, तो 12 से ज्यादा डेथ होती है सुसाइड की वजह से, 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो
यहाँ 2 लाख बच्चे बाहर से आ जाएंगे, और उन स्टेट से भी आ जाते हैं जहाँ बहुत हाई रेट है, जैसे केरला है, महाराष्ट्र है। तो इन स्टेट से भी जो आ जाते हैं, ज्यादा रेट जहाँ है। हमारे राजस्थान की तो आज भी कोटा उसी में शामिल है, सबसे कम रेट है, 6.6 डेथ्स होती हैं 1 लाख के ऊपर, जब नेशनल एवरेज 12 से ऊपर है। तो ये हम ये नहीं कह सकते। खड़गपुर से टीम आई थी, वहां भी सुसाइड होती है। आईआईटी की टीम प्रोफेसर के साथ मेरे पास आई थी यहाँ से गाइडलाइन लेने के लिए। एक और मैंने अभी एक रिकमेंडेशन की थी स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ से भेजी थी ठीक है ऑनलाइन। अग्रवाल साहब, ये सब मामले आ रहे हैं आप लोगों के संज्ञान में, लेकिन अब ये समस्या का प्रश्न है तो हल होना चाहिए, और समस्या है तो समाधान होना चाहिए। तो उसका समाधान क्या आप समाधान लोग करें, इसके लिए देखते हम हैं? हेल्पलाइन भी चलाते हैं। हेल्पलाइन अग्रवाल साहब, समस्या, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कैसे इस सॉल्व किया प्रॉब्लम जाए? का सॉल्यूशन, इस मेरा ये डिस्टर्ब हो गया कोई। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। सोनिया जी, हाँ, मैं आपसे समझना चाहता हूं। ठीक है अग्रवाल जी, मैं आपके पास आता हूं। सोनिया जी, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप सर लोग भी चाहेंगे तो समाधान हो सकता है। डेफिनेटली सर, इस समस्या का समाधान है। और इस समस्या का समाधान सिर्फ यही ही है कि पेरेंट्स जो एक अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानता है, बच्चे को देखते ही माँ नोटिस कर लेती कि बच्चा परेशानी में है, बच्चा खुश है या क्या है। पेरेंट्स और टीचर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कभी कभी अगर टीचर आपके बच्चे के बारे में पेरेंट्स को कुछ बताते हैं, तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि उनकी बात को सीरियस लेके सुने, आप ही के बच्चे के भले के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे के टीचर्स भी जो होते हैं, यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स ही होते हैं। हम उनको बहुत अच्छे केयर टेक से रखते हैं। कई बार हमें जो दिखने लग जाता है कि ये बच्चा थोड़ा गलत एक्टिविटी में, उनके पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, तो हमारे पास पेरेंट्स का रिप्लाई होता है, अभी हम बिजी हैं, हमारा बच्चा सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम, थोड़ा सा पढ़ाई में वैसा है इस करके। अरे पेरेंट्स और टीचर कम्युनिकेट करो ना, आप और हम दोनों बराबर हैं। आप कम्युनिकेट करो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ में, और दोनों मिलके सॉल्यूशन निकालो, भाई बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों मिलेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। और माँ उसके व्यवहार को नोटिस करे कि मेरे बच्चे का नेचर अचानक चेंज क्यों हो रहा है। क्योंकि अचानक कोई भी सुसाइड नहीं करता, पहले उसके अपने व्यवहार में, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस होने लगते हैं। अगर कोई पेरेंट्स डेली बच्चे से बात करेगा तो एक बार में नोटिस कर लेता है कि मेरे बच्चा स्ट्रेस में चल रहा है या क्या है। और इन चीजों पर अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इनका सॉल्यूशन निकलेगा। डॉक्टरी सलाह ली जाए कि भाई मेरा बच्चे के व्यवहार में अचानक चेंजेस आए, अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो पेरेंट्स उसे मोटिवेट करे कि बेटा कोई जरूरी नहीं कि हमें टॉप ही करना है। हर पेरेंट्स की आशा है टॉप ही करेगा मेरा बेटा, क्योंकि मुझे गांव में नाम दिखाना है, मेरे गांव में नाम रोशन करना चाहिए। अरे भाई, हर बच्चा एक खाली सीडी के जैसे होता है, जैसे जैसे उसे फिल करोगे उसकी कैपेसिटी वैसे होगी। टाइम दो, बच्चे को टाइम लगता है। और देखिए, सारा बच्चा सेम उसका नहीं होता, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, पर इसमें आप बच्चे को प्रेशर मत करो कि उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट हो तो तू भी इंटेलिजेंट बन। नहीं, उसको उसकी अकॉर्डिंग चढ़ने दो, धीरे धीरे कर लेगा वो। ये वाली अगर मेंटलिटी पेरेंट्स लेकर चले ना, क्योंकि बच्चा घर से ही सबसे पहले कनेक्ट होता है, फिर जब बच्चा घर से दूर होता है तो वो दोस्तों के बीच में कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही बच्चा दोस्तों के बीच में कनेक्ट आता है तो बहुत तरह के एनवायरनमेंट से जूझता है। और उसी टाइम पे अगर पेरेंट्स उस बच्चे को मोटिवेट करते रहे कि नहीं बेटा सब ठीक है, अपने तो कोई बात नहीं, तू तो मेहनत कर, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, आई डेफिनेटली श्योर कि ऐसे केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। जिस दिन से पेरेंट्स ने बच्चे से ही कहना चालू कर दिया ना, कोई बात नहीं बेटा, तो तेरे से जितनी मेहनत होती उतनी कर, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, डेफिनेटली इसका असर होगा। बिल्कुल अग्रवाल साहब, देखिए सोनिया जी जो बात जी, कह रही हैं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक रखते हो और आप सहमत भी हों, लेकिन आप के तरफ से मैं एक अलग तरीके से ये समझना चाहता हूँ। देखिए पेरेंट्स का भी तो मेंटल स्टेटस समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कर्ज लेके बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग या मिडिल क्लास के नीचे के लोग यही सोचकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। कि हो सकता है कि बहुत लोग होते हैं खेत गिरवी रख देते हैं, खेत बेच देते हैं, माँ अपने गहने बेच देती है, लेकिन उनको लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए तो शायद परिवार की दशा दिशा बदल जाए।
लेकिन और दूसरी तरफ अगर ये बच्चा परिवार ये गार्जियन कहते हैं कि नहीं जो बेटा तुमको करना, ये तब उस कंडीशन में लागू हो सकता है जहां जो संभ्रांत परिवार से लोग, लेकिन जिनका सब कुछ बच्चे से ही उम्मीद है, वो क्या करेंगे गार्जियंस, वो कैसे, उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, जो है, आप सही कह रहे हैं। तो बहुत, मैं तो, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो गरीब ऐसे बच्चे आते हैं और जो इस तरह से कर्जा लेके आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स कम होती है। जो अच्छे परिवारों से आते हैं उनका ही पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, थोड़ा बैक देते हैं, थोड़ा इंटरनेट एडिक्शन होता है, मोबाइल एडिक्शन होता है, और वो पिछड़ते जाते हैं। और जिनको ये होता है, मेरे को तो बहुत परिवार को आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को मोटिवेशन होता है और वो कुछ करके दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वो जरूरी नहीं कि ये गरीब बच्चे ही सुसाइड करते हो। इसलिए मैंने एक बार रिकमेंड, पहले शुरू में, बहुत पहले यहाँ पे मीटिंग में तय हुआ था, सबसे पहले 10 से 12 साल पहले, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कि जब सुसाइड होती है तो उस सुसाइड का ऑटोप्सी होना चाहिए। पोस्ट सुसाइड ऑटोप्सी होना चाहिए, जिसमें पुलिस वाले भी होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए, और प्रशासन भी होना चाहिए। ये एक कमेटी बना के ऑटोप्सी होनी चाहिए, उसके एक्चुअल कारण निकालने चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में क्या कारण रहा था। तो ये वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो बच्चे हैं यहाँ आते हैं, उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री, जब एडमिशन के टाइम एक स्क्रीनिंग हो जाए, उनको थोड़ा सा एक इन्वेंट्री होती है, जीएचक्यू बोलते हैं, जनरल हेल्थ क्वेश्चनरी, वो एडमिट कर दिया, 10-15 मिनट का, आधा घंटे का टाइम होता है, तो उनकी वो हमें पता लग जाएगा कि कौन रिस्क फैक्टर किस में है। तो इस तरह की व्यवस्था पहले भी हमने रिकमेंड की है, पर हुई नहीं है। उसके बाद में गेट कीपर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। गेट कीपर्स में कौन आते हैं? फैकल्टी आती है, हॉस्टल मैनेजर, वार्डन आते हैं, उसके सिक्योरिटी पर्सन, सफाई कर्मचारी सब आते हैं। क्योंकि एकदम से कोई बच्चा सुसाइड, या कोई भी आदमी सुसाइड करने वाला, कुछ क्लूज छोड़ता है, कुछ इंडिकेशन आते हैं उसमें, उसमें चेंजेज आते हैं, व्यवहार में कई दिन तक चलते हैं, उनको पहचानना जरूरी है। पर जब दिमाग नहीं जानेगा तो पहचाना करके साथ। इसके लिए गेट कीपर ट्रेनिंग कुछ हमारे यहाँ कुछ कोचिंग, बड़ी कोचिंग वालों ने चालू की है। हमने भी फैकल्टी के लिए 10 सितंबर को पूरे 2-3 कोचिंग में जाके किया था, 9 सितंबर को, सितंबर के महीने में। तो गेट कीपर्स के लिए ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, बहुत कम लोग हैं, 2-1 लोग ट्रेनिंग लेके आए बाहर से, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स होनी चाहिए। और फिर इन सब की ट्रेनिंग हमने फ्री चालू भी की थी। तो एक बार क्या हुआ कि हम 1-2 बार तो दे दी, फिर वो हॉस्टल वाले फ्री नहीं कर रहे, भेज ही नहीं रहे, लोगों को फ्री नहीं कर रहे, उनके पास टाइम नहीं है, फ्री में भी कराने की टाइम नहीं है। तो उनको चाहिए टाइम निकालें। इस सोशल स्टिग्मा जो मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हो, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। लोग जानते पहचान जाएंगे और फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, उनको समझना पड़ेगा कि 21वीं शताब्दी में हमें मेंटल हेल्थ का मतलब कोई पागलपनी नहीं है। जो सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कतराते हैं, और पता लग जाए उसके बाद में अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट लेना, मैनेज करना, वो सुसाइड तक पहुंचा देता, सबसे बड़ा किलर होता वो। तो इसलिए ये सब गेट कीपर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर एक मैंने रिकमेंडेशन जो अभी आपको बताया था कि 2 बार नीट भी जेई की तरह 2 बार होनी चाहिए। हमें फिगर्स निकालेंगे तो नीट वाले ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं अभी, जब से जेई 2 बार हुई उसमें कम हो गया है। तो ये भी 2 बार होना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी मान लिया, पर अभी तक इस बार लागू नहीं हो रहा है, अगली बार लागू होगा शायद। तो वो क्या होता है मेरे को नहीं पता, पर पेपर में न्यूज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री हो गया उसके ऊपर। तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें बच्चों को एक उम्मीद बनी रहेगी, 6 महीने बाद भी जल्दी से डिप्रेशन में नहीं आएंगे। और बच्चों की काउंसलिंग तो होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा, जो एक दो कोचिंग में तो साइकेट्रिस्ट भी रखे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रखे हैं, और इतने साइकोलॉजिस्ट जिस रेशियो में चाहिए, तो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलता, तो उनको भी ट्रेनिंग देके उनके साथ रखा जाता है। तो ये एक अच्छा कदम उठाते हैं। कोटा जैसा माहौल कहीं नहीं होगा, अच्छा माहौल। ये तो सुसाइड तो हम महाराष्ट्र के दस्ता उठा के देखोगे, स्टूडेंट सुसाइड के तो ज्यादा है। सुसाइड जो है सबसे ज्यादा इस उम्र में ही होती है, 15 से 25 साल के बीच में। वो युवा जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ठीक ये, है। पूरे वर्ल्ड में, नहीं ठीक कि है। हमारे कोटा में, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लीडिंग ऑफ डेथ ऑफ कॉज है। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ कोटा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।
पर मैं चाहता हूँ सोनिया जी, ठीक है। हम एक कारण और सुन लीजिए, एक हाँ। मैनेजमेंट का, एक हमने होम सोसाइटी चलाई हुई है जिला प्रशासन के साथ और कोचिंग के साथ मिलकर ही चलाई थी। फ्री काउंसलर्स 24 आवर्स रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, कई बच्चों को, कईयों को सुसाइड पॉइंट, कमरों से सुसाइड करते उठाया, वहां भी आके 40 गोली खा के गिर गया, उसको भी बचाया। उसका हेल्प नंबर, उसका नंबर हम फाइनेंशियल क्राइसिस से उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते ज्यादा। हर साल बच्चे बदल जाते हैं, फैकल्टी बदलती, लोग उसको नंबर को ही नहीं चिपकाने देते। हॉस्टल में खुद तो पब्लिसिटी करने के दूर है, पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि सुसाइड की बात करने से सुसाइड होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा साइंस में प्रूव हो चुका है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस नंबर को, एक का नंबर 0744-2333366, उसको मीडिया को भी खुद उसको करना चाहिए। पहले एक FM वगैरह उसको करते थे, पब्लिसिटी करते थे। एक कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने तो कहा ये दीवानों पे भी चलिए ठीक लिखवाना है। चाहिए। अब ठीक है अग्रवाल साहब, अब हम फाइनल कमेंट की तरफ मूव करेंगे। सोनिया जी, मैं चाहूंगा जी फाइनल कमेंट दें, और फाइनल कमेंट में यही बताइए कि बच्चे कैसे बचे। जो कोटा शिक्षा नगरी है वो सुसाइड नगरी में जो तब्दील हो रहा है, उसकी ये जो छवि है वो बची रहे, शिक्षा नगरी ही रहे। बच्चे आए, पढ़े लिखे, देश का भविष्य बने, किसने रोका है? आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि वो अपना जो गोल फिक्स करें। कई सारे गोल होते हैं तो स्ट्रेस का कारण होता है। तय कर लें कि उन्हें लाइफ में क्या करना, अपनी रुचि और अभिरुचि को देखते हुए उसमें बराबर पूरा मोटिवेशन लगा जी दे, पूरा मोटिवेशन लगा दे। उसके बाद कंटिन्यूस एफर्ट्स करें। जी, ये कोई डिस्ट्रैक्शन, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा तो ठीक है आपको अग्रवाल सक्सेस साहब, से हमारे कोई नहीं दर्शक रोक सुन सकता। रहे होंगे बच्चे। और सोनिया जी, मैं अब चाहूंगा एक बार फाइनल कमेंट आप भी दें इस पूरे समस्या के समाधान को लेकर। सर, इस पूरे समस्या के समाधान का सबसे बड़ा हल ये है कि पेरेंट्स बच्चे की राय से ही उसको भेजें, कोई प्रेशर करके बच्चे को ना भेजें। और फिर भी कई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी मां हूं, एक्सपेक्टेशन होती है, पर उस एक्सपेक्टेशन को ओवर ना थोपे थोपे उस पे, क्योंकि हर जना चाहता है अपना बच्चा बड़ा बने, पर उस पर एक्सपेक्टेशन ओवर। और फिर अगर आपने उसे भेजा है तो उससे छुपकर उसको वॉच करें कि उसकी क्या एक्टिविटीज है। अगर हम पेरेंट्स ये सब करने लग गए, आई डेफिनेटली श्योर ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। चलिए बहुत बच्चे की बहुत राय से ठीक जब है बच्चा सोनिया जी, आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ML अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम टाइम डिबेट वेलकम में। सर। तो आज हमने चर्चा की, देखिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याएं आएंगी जीवन में, उसका डटकर मुकाबला कीजिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। आत्महत्या बुजदिली की निशानी है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। बहुत सारे रास्ते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जो आपको लगता है हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कोई भी फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, उसमें आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आत्महत्या कर लेने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमारा चैनल भी, जितने भी छात्र कोटा में रह रहे हैं या देश भर में जहां तक हमारा चैनल देखा जाता है, हमारी इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम की और हमारे चैनल की आप सभी से गुजारिश है कि ऐसा अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है, आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, आप सीधे जाइए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपनी समस्या रखिए और उनको बताइए आप क्या करना चाहते। खुलकर निडर होकर बात करना सीखिए और बुजदिलों की तरह आत्महत्या कर लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। खुल के जीना है तो अपनी बात रखिए, निडर होकर अपने माँ बाप को बताइए। अगर आप IITN नहीं बन सकते, आप IIT नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो अपने माँ बाप से बात कीजिए, उनको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, स्कूल की फैकल्टी को बताइए। अगर आप सीधे जाकर बात नहीं कर सकते हैं तो आपकी बात वहां तक पहुंचे। गार्जियन से भी ये हमारी अपील है कि अपने बच्चों को सुने, समझे। ये बच्चा देश का भविष्य है। IITN नहीं बना है तो क्या हुआ, कुछ और बनेगा, आपके और आपके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा। प्राइम टाइम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।